सुरजानी टाउन पुलिस को भी बोरी में बंद एक लाश मिली। 2 एक्सीडेंट आए हुए थे, एक औरंगी टाउन से आया हुआ था एक्सीडेंट केस, और एक ये सुरजानी से लाश आई हुई थी गर्दन कटी हुई। मैंने कैसे कैसे उसका मर्डर किया, कैसे कैसे उसकी लाश मैंने वहाँ फेंकी, कैसे कैसे वो जो आला था वो फेंका। एक हाथ उसके मुंह पे रख के इसने छुरी से उसका गला काट दिया। उनको सजा मिलना चाहिए, हमारे भाई के साथ ऐसा किया उन्होंने। किसी जमाने में कराची की सड़कों और फुटपाथों पर हथौड़ा ग्रुप का राज था। सुबह होते ही किसी न किसी जगह से ये खबर जरूर मिलती थी कि वहां के फुटपाथ पर सोए मजदूरों का सर हथौड़े से कुचल दिया गया, लेकिन कातिल के बारे में कोई ये नहीं जानता था कि वो कौन है। उसके बाद बोरी बंद लाशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो तवील मुद्दत तक चलता रहा, और अभी कुछ अर्सा कबल ही खवातीन को चाकू के जरिए जख्मी करने का सिलसिला शुरू हुआ तो शहर में सरे शाम वीरानी छाने लगी। शहर की सड़कों पर मर्द तो इक्का दुक्का ही नजर आते थे, मगर खवातीन ने सरे शाम ही घरों से निकलना बंद कर दिया था। फिर ये सिलसिला खुद ब खुद ही खत्म हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे बोरी बंद लाशों और हथौड़ा ग्रुप का सिलसिला खत्म हुआ था, जिससे ये बात साबित होती है कि शहरियों के जहन पर दहशत तारी करने के लिए जराइम पेशा अफराद कुछ अरसे के बाद दहशत गर्दी के किसी ना किसी नए तरीके के साथ मैदान में आ जाते हैं। लेकिन कुछ जराइम पेशा अफराद बाज़ दफ़ा उन तरीक़ों से इनफरादी तौर पर भी फ़ायदा उठाते हैं। कराची में बोरीबंद लाशों का सिलसिला काफ़ी मशहूर हुआ और उस पर बहुत कुछ लिखा गया। बहुत सारे बेगुनाहों को कत्ल करके उन लाशों को बोरी में बंद कर दिया जाता था और किसी को यह मालूम नहीं होता था कि मरने वाला और मारने वाला कौन है। खुदा का शुक्र है कि यह भयानक सिलसिला तो अब काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, मगर जराइम पेशा अफराद उस ज़माने की याद ताज़ा करने के लिए अब भी कभी कभी किसी न किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल करके बोरी में डाल देते हैं। सुरजानी टाउन पुलिस को भी बोरी में बंद एक लाश मिली, मगर ये पता नहीं चल रहा था कि लाश किसकी है। काफ़ी कोशिश के बाद पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर ही लिया और ये भी पता चल गया कि ये लाश किसकी है। कहा जाता है कि इंसान दुनिया का खतरनाक और बेवफा जानवर है। शायद ठीक ही कहते हैं, क्योंकि अगर जानवर को प्यार दिया जाए तो वो मरते दम तक वफादार रहता है, लेकिन इंसान को बेवफाई और एहसान फरामोशी में जरा बराबर देर नहीं लगती। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में एक 17 साल नौजवान ने अपने मुंह बोले भाई पर भरोसा किया, मगर इसके बदले में उसे मौत मिल गई। ये तस्वीर आसिम की है, जो रिक्शा ड्राइवर था और सुरजानी टाउन में माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रिहाइश पजीर था। आसिम के वालिदैन रिश्तेदारों की शादी में शिरकत के लिए लाहौर गए हुए थे और घर पर सिर्फ बहन भाई ही मौजूद थे। लेकिन 9 जनवरी 2019 का सूरज इसके घर वालों के लिए बुरी खबर के साथ तुलू हुआ। आसिम रोजाना की तरह सुबह 7 बजे अपना रिक्शा लेकर रोजगार की तलाश में घर से निकला, लेकिन आज इसका इंतजार मुसाफिर नहीं बल्कि मौत कर रही थी। सुबह घर से निकलने वाला आसिम रात गए तक घर नहीं पहुंचा तो बहन भाइयों को तशवीश हुई, क्योंकि इसका मोबाइल फोन भी बंद था और कई घंटे तलाश करने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। 10 जनवरी की दोपहर आसिम की तलाश उस वक्त खत्म हुई जब उसके भाई उसे तलाश करते करते अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे। मैंने रिक्शे वाला उससे पता करा, उसने बोला यहाँ पर तो नहीं आया। फिर उसके बाद दोस्तों में देखा, उन्होंने बोला यहाँ नहीं आया। फिर मैं सुबह निकला जुमेरात को 7 बजे, फोरगे से निकला, केडीए की तरफ ही जा रहा था। वहाँ रक्षा खड़ा हुआ था इसका, मैंने बोला आ जाएगा रक्षा घर ले आता हूँ। टो करके मैं उसी शाहिद के साथ रक्षा घर पे ले आके खड़ा कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने वालिद साहब को बताया, वालिद साहब ने बोला चलो गुमशुदा की FIR कटवा दो। फिर उसके बाद मैं निकल गया अस्पताल निकला तो अब्बासी में मुझे 2 एक्सीडेंट आए हुए थे, एक औरंगी टाउन से आया हुआ था एक्सीडेंट केस, और एक ये सुरजानी से लाश आई हुई थी गर्दन कटी हुई। उन्होंने बोला तुम तस्दीक कर लो, आ जाओ। मैं गया अंदर तो मेरा भाई था छोटा।
आसिम के भाई ने इब्तिदाई तौर पर उसके घर से गायब होने के बारे में क्या बताया था और पुलिस ने किस चीज का सहारा लेकर मुलजिम को ढूंढने के लिए तफ्तीश का आगाज किया। मकतूल आसिम के भाई का कहना था कि जालिम इंसान ने मेरे भाई को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया और इसके पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और गला कटा हुआ था। छोटा भाई तो बहुत बुरी हालत हुई थी उसकी, बहुत हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ चोट नहीं लगी हुई उसको। हाथ पाथ पे भी लगी हुई चोट, नील पड़े हुए हाथों पे, जिस्म पे नील पड़े हुए उसके। डीएसपी सरजानी टाउन ने बताया कि मकतूल आसिम के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी और जब लाश अस्पताल पहुंची तो लवाहिकीन भी आसिम को तलाश करते हुए वहां पहुंच गए थे। जी 10 तारीख को जब ये इत्तला मिली थी तो डेड बॉडी वहाँ हॉस्पिटल रवाना कर दी थी और इनके जो लवाहिकीन थे वो भी तलाश करते हुए अब्बासी हॉस्पिटल में मौजूद थे उस वक्त। तो उन्होंने लाश को देख के शनाख्त किया। पुलिस का कहना है कि मकतूल के भाई ने इब्तदाई बयान में बताया कि वो 9 जनवरी की सुबह 7 बजे रक्षा लेकर निकला था और फिर उसकी लाश मिली। पुलिस ने मकतूल आसिम के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की मदद से कातिल की तलाश शुरू कर दी। भाई से मुलाकात हुई उसके, हाशिम से, इसका नाम आसिम था। हाशिम से मुलाकात हुई, हाशिम से पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि उसका भाई 9 तारीख की सुबह 7 बजे घर से रक्षा लेकर रोज़गार की तलाश में निकला था और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं और उसका टेलीफोन भी बंद आ रहा है, जो कि नंबर मैंने उससे उसका हासिल किया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मकतूल के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड से हैरत अंगेज बात सामने आई और पुलिस ने मकतूल आसिम के बहुत ही करीबी अजीज पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी, जिसने सिर्फ 5 दिन के दौरान मकतूल आसिम को 355 फोन कॉल्स की थी। इसकी CDR के साथ नंबर्स जो टैली हो रहे थे, जिनकी सबसे ज़्यादा कॉलें थी, आउटगोइंग इनकमिंग दोनों मिला के तकरीबन कोई 355 कॉलें थी 5 दिन में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस इसी को दी गई कि भाई ऐसा क्या मामला है कि इतनी कन्वर्सेशन है और फिर उसके फ़ौरन बाद 9 को जब ये अगवा हुआ है उसके बाद से इस पर कोई कॉल नहीं हुई, तो तब से इसके पर शक हो गया था कातिल को। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान शाहिद हुसैन नामी शख्स को हिरासत में लिया, लेकिन मकतूल आसिम के वालिद के कहने पर तफ्तीशकारों ने उसे रिहा कर दिया था। इसका फ़ोन आया कि अंकल मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने पुलिस वालों को थाने में ये बोला, सर ये अभी ना बेगुनाह है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, आप इसको छोड़ दीजिए। उन्होंने उसको छोड़ दिया मेरे कहने पे, लेकिन मोबाइल उसका रख लिया। जब मोबाइल उन्होंने रखा है तो फिर ये रिकॉर्ड सामने आया है। पुलिस जिसे तलाश कर रही थी वो तो उनके बिल्कुल करीब मौजूद था। जब पुलिस को इसके बारे में कुछ सबूत मिले तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मुलजिम ने हैरतनाक इंकशाफात किए। तफ्तीशकारों को शाहिद के खिलाफ काफी सबूत मिल चुके थे। पुलिस ने शाहिद को दोबारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो मुलजिम शाहिद ने कत्ल का एतराफ कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने पुलिस को बताया कि 9 जनवरी की सुबह वो आसिम को अपने घर ले गया था, जिसके बाद उसने मौका देखकर उसके गले पर छुरी फेर दी। जब ये 9 तारीख को सुबह 7 बजे घर से निकला तो ये इसको मिला होटल पे। वहाँ इन्होंने अपना एक रिक्शा खड़ा किया इसका आसिम का और अपने रिक्शे में बिठा के ये इसको अपने घर ले गया। वहाँ ले आके इसने नाश्ता बनाया। नाश्ता करके वो टीवी देखने लगा और टीवी देखते देखते उसने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैंने उसका सर सहलाना शुरू किया और सर सहलाते सहलाते एक हाथ उसके मुंह पे रख के इसने छुरी से उसका गला काट दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने आसिम को कत्ल करने का मंसूबा 20 रोज कबल बनाया था, क्योंकि मुलजिम शाहिद और मकतूल आसिम के दरमियान लेन देन का तनाज़ा चल रहा था, जो कत्ल की वजह बना। इसका वजूहात जब मालूम की गई तो पता चला कि इसने ये प्लान बहुत 10-12 दिन पहले बना लिया था कि मुझे इससे जान छुड़ानी है, क्योंकि वो पैसों का लेन देन था, रक्षों में उसको नुकसान ज़्यादा हो रहा था आसिम को, इसकी वजह से। तफ्तीशकार बताते हैं कि मकतूल और मुलजिम के दरमियान रक्षे का लेन देन था और इस दौरान मुलजिम शाहिद 70,000 का कर्जदार हो गया था, जिसकी वजह से उसने आसिम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। शाहिद का ये कहना था कि मैं उसको कंपनसेशन देता रहता था, कोई चीज़ बिकी तो उसमें से 2,000 दे दिए, 5,000 दे दिए, और उसकी वजह से इसके घर में नाचाकी होनी शुरू हो गई थी। तो बीवी से भी इसका झगड़ा हो गया था, बीवी घर छोड़ के जा चुकी थी, 2-4 दिन पहले ही गई हुई, तो घर भी खाली था। तो ये अपने घर में ले गया, फिर इसने सर सहलाया, सर सहला के उसने ऐसा मर्डर कर दिया।
मुलजिम ने बड़ी प्लानिंग से कत्ल की वारदात की और इसके बाद उसको इस बात का यकीन था कि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएगा। वो दौरान तफ्तीश बार बार अपना बयान भी तब्दील कर रहा था। मुलजिम की सोच ये थी कि अगर इसने ये रक्षा मुझसे ले लिया तो मैं तो भूखा, मैं अपना गुजर। इस तरह से मुलजिम जो था एक तरह से बंद गली में चला गया और उसका जहन जो था आसिफ के खिलाफ सोचने लगा, प्रोग्राम बनाने लगा कि किसी तरह से इसको खामोशी से हटा दें। इसका बाप मुझ पर, इसके बाप ने, आशिकिन ने मुझे बेटा बनाया हुआ है, वो मुझ पर अंधा एतमाद करता है, उसका शक मुझ पर जाएगा ही नहीं, लिहाजा ये मुद्दा भी ख़त्म हो जाएगा। हथकड़ी में जकड़ा ये मुलजिम शाहिद है जिसके मकतूल आसिम के घर वालों से भी अच्छे ताल्लुकात थे। मुलजिम का कहना था कि वो रक्षों के लेन देन के मामले से तंग आ चुका था और इसने आसिम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जिसकी मंसूबाबंदी उसने कत्ल की वारदात से पहले ही कर रखी थी। रक्षा चलाता हूँ, इनके वालिदैन से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात था और रक्षा में दे दिया करता था, इनको किस्तों पे दे दिया करता था, एडवांस लेके करते कराते 70-72 हज़ार रुपये मेरे ऊपर चढ़ गए थे। अब मैं इतना मकरूज़ होता कि अगर इनका भी मैं 70-72 हज़ार रुपये अपनी जगह पे, इनका अपनी जगह पे, लेकिन वो ले जाके अपने वालिद साहब को नहीं बताता था। मुलजिम ने बताया कि मकतूल ने उसे 9 जनवरी को फ़ोन किया और 200 रुपए लेने के लिए उसके पास गया था। मुलजिम ने उसका रक्षा एक होटल पर खड़ा किया और फिर उसे अपने घर ले गया। फ़ोन किया मैंने, इसको बुला लिया KDA पे। KDA बुलाने के बाद रक्षा इसका यहाँ खड़ा करवा के घर पे लेके चला गया। घर पे ले जाने के बाद चाय वहीं पी हमने, चाय पीने के बाद TV भी देखी तो ये बेड के ऊपर लेटा रहा, बेड पर लेटा रहा तो वहाँ छुरी मैंने उठाई और इसको। मुलजिम ने बताया कि उसने आसिम को कत्ल करने के बाद उसकी लाश घर के किचन में रखी और घर से बाहर चला गया। मुलजिम ने 9 जनवरी की रात 8 बजे आसिम की लाश बोरी में बंद करके अपने रक्षे में रखी और फिर घर के करीब ही एक जगह फेंक आया। इसकी लाश मैंने उठा के पहले किचन में रखी, वहाँ से मैं दुकान से वो लेके आया, दुकान से बोरी लेके आया था। वहाँ से बोरी लाने के बाद इसकी बांधी उसमें, तो मैंने पूरा दिन तो उसमें रखी। फिर रात हुई तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान, 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान तो मैंने जो इसकी बोरी थी बकाया तो सारी सफाई दिन में कर ली थी, घंटे 2 घंटे में। उसके बाद सर मैंने इसकी बोरी बाहर रख दी जाके और इतना घबरा गया तो मैंने अपने घर के ही पास ही रख दी वो बोरी ना। मुलजिम ने बताया कि उसने आसिम के लापता होने के बाद इसके घर वालों के साथ मिलकर उसे तलाश करने का ड्रामा किया और पुलिस के बुलाने पर पुलिस स्टेशन भी गया था ताकि उस पर किसी को शक ना हो। उन लड़कों के साथ आया, मैं थाने के अंदर आया, थाने के अंदर आके मेरा मोबाइल लिया गया। मोबाइल लेने के बाद फिर मुझे छोड़ दिया इन लोगों ने। उन्होंने बल्कि फ़ोन पे इनको कहा कि इसके खिलाफ FIR नहीं करना। रक्षा ड्राइवर आसिम को कत्ल करने वाला मुलजिम जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाह की सजा भुगत रहा है और मकतूल की बहनें इंसाफ की दुहाई दे रही हैं। उनको सजा मिलना चाहिए, हमारे भाई के साथ ऐसा किया उन्होंने, बस फांसी पे लटका दें उसको। मकतूल आसिम के वालिद का कहना है कि मेरे बेटे को बेगुनाह कत्ल किया गया है, वो अपने बेटे के कातिल को कभी माफ नहीं करेंगे। और भाई ऐसे कातिल को तो जो है ना फांसी से बढ़ के और कोई सज़ा नहीं है, फांसी ही चाहिए। उसकी वजूहत ये है कि अगर आज इस पे हम रहम करके इसके साथ माफ़ी तलाफ़ी कर देते हैं, आज हमें बर्बाद किया, कल किसी और के माँ बाप को बर्बाद करेगा, किसी की और औलाद को ख़राब करेगा। तो ऐसा इंसान जिंदा रहना समाज के लिए नुकसानदेह है। कातिल ने न सिर्फ आसिम की जान छीन ली बल्कि चंद रुपयों के खातिर बहनों से उनका भाई और वालिदैन से उनका बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया, मगर अब उसे भी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। कैमरामैन असद रिजवी और मोहम्मद उस्मान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कारोबार में नाकामी और नुकसान उठाने के बाद मुलजिम ने यह भी ना सोचा कि जिस शख्स के साथ मिलकर वो तवील मुद्दत से अपने खानदान के लिए रोजी रोटी कमा रहा था, जब वो नहीं रहेगा तो सबसे पहले उसी पर ही शक जाएगा। लेकिन कुछ लोग मामूली से फायदे और लालच के लिए इतना बड़ा कदम उठाते हैं जो उन्हें पूरी जिंदगी के लिए रुस्वा कर देता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद।
डकैती और चोरी की वारदातों से न सिर्फ शहरी इलाकों के मकीन परेशान हैं, बल्कि देही इलाकों में भी चोरों और डाकुओं से कोई महफूज नहीं। किसी शख्स की उम्र भर की जमा पूंजी लुट जाती है तो कोई कार या मोटरसाइकिल चोरी हो जाने के बाद पैदल चलने पर मजबूर हो जाता है। इसी तरह मवेशी चोरी की वारदातें भी देहातों में आम हैं। ऐसे में शहरी पुलिस के पास जाएं तो तसल्ली के सिवा कुछ नहीं मिलता और वारदातों की शरह के मुकाबले में पुलिस की रिकवरी आटे में नमक के बराबर होती है। अब तो डाकुओं की दीदा दलेरी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो दिन दहाड़े नाकाबंदी करके लूटमार करते हैं। आइए हम आपको ऐसी ही एक वारदात के बारे में बताते हैं। लोधरा के नवाही इलाके गोगड़ा में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकू दिन दिहाड़े मेन बाजार में आए। उन्होंने हवाई फायरिंग करके खौफो हरास फैला दिया। कई दुकानदार शटर डाउन करके अंदर ही बैठ गए, जबकि डाकुओं ने वहां न सिर्फ 5 दुकानों से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए, बल्कि राहगीरों से भी लूटमार करते रहे और उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कई शहरियों ने पुलिस को इत्तला की, मगर पुलिस ताखीर से मौके पर पहुंची। इस दौरान डाकू लूटमार करके फरार हो गए। गोगड़ा में जो डकैती की वारदात हुई थी, शाम के वक्त 5-6 दुकानों को लूटा गया आके और 2 मोटरसाइकिलों पे 6 लोग आए थे। उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग भी की और फिर उसके बाद दुकानों को लूटा था। आपने देखा कि किस तरह ये डाकू वारदात करके इत्मीनान से फरार हो गए। पुलिस कहाँ मसरूफ थी और बरवक्त क्यों ना मौके पर पहुंची? इसका जवाब तो शहरियों को ना मिल सका, मगर बाद में क्या कार्रवाई की गई, आइए जानते हैं। इस वारदात से पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने इलाके की जियो फेंसिंग करवाई और मोबाइल फोन्स की लोकेशंस भी ट्रेस करवाई गई, तो वो कराची, चकवाल, सरगोदा और साहिवाल की जाहिर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो गैंग भी हमने अरेस्ट किया। उसमें इश्तिहारी शामिल थे जो कि जिला भावलपुर के थे, व्याड़ी के थे, लोधरा के थे, मुजफ्फरगढ़ के थे और मुल्तान के थे। इन लोगों को वारदात के फौरन बाद जब इन्हें अंदाजा हुआ कि पुलिस इनके पीछे है तो ये छुप गए। इन डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गयी ताकि तमाम डाकुओं को एक ही वक्त में ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया जा सके। टीमें मुख्तलिफ शहरों में पहुंच गयीं और बैक वक्त ऑपरेशन करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से असला, नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। इनके पीछे हमें कराची से लेकर चकवाल तक जाना पड़ा, सरगोदा जाना पड़ा, शेखुपुरा जाना पड़ा, साहिवाल जाना पड़ा। तमाम अपने वसाइल जो थे उनको बरोए कार ला के उनको हमने गिरफ्तार करके उनसे माल मसरूका बरामद किया। खतरनाक डाकुओं के गिरोह के साथ पुलिस ने कार चोर गिरोह समेत दीगर 5 गिरोह भी गिरफ्तार किए हैं और इन गिरोहों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि लोधरा में लतीफ और तीफा गैंग ने कई गाड़ियां चोरी की, जिसका इल्म मुख्तलिफ वारदातों की सीसीटीवी फुटेज की मदद से हुआ। पुलिस ने कारों में लगे ट्रैकर और मोबाइल फोन लोकेशंस ट्रेस करते हुए जिला बकर में छापा मारकर इस गिरोह के सरगना समेत 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदही पर डेरा इस्माइल खान और बन्नू से 2.5 करोड़ मालियत की गाड़ियाँ बरामद करके एक डीलर को भी गिरफ्तार किया गया। गैंग बैनुल सूबाई भी हैं और बैनुल अजलाई भी हैं। इनमें एक जो लतीफ़ और लतीफ़ा डोगर गैंग था जिससे हमने 2 करोड़ 2 लाख की रिकवरी की है। 8 गाड़ियों की शक्ल में ये गाड़ी चोरी करते थे लोधरा से, मुल्तान से, भावलपुर से, लिया से, और इनको हमने फिर अरेस्ट किया है बकर से जाके। उसके अलावा DI खान और बन्नू से हम गाड़ियां अपने रिकवर करके ले आए। पुलिस ने मुलजमान से बरामद होने वाला मसरूका माल और गाड़ियां वगैरह मालकान के हवाले कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का है। कैमरामैन सावन शेख और साथी रिपोर्टर शाकर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लोधरा। पुलिस की कारकर्दगी अच्छी हो तो चोरों और डाकुओं के दिल में गिरफ्तारी का भी डर पैदा होता है, लेकिन जब पुलिस अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करे तो जराइम पेशा अफराद बिला खौफ व खतर लोगों की माल और जान के लिए खतरा बनकर दंदनाते फिरते हैं। गिरफ्तार होने वाले गिरोहों में से ज्यादातर का ताल्लुक ऐसे इलाकों से है जहां के शहरों और देहातों में रहने वाले अफराद डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर होते हैं। लेकिन चंद जराइम पेशा गिरोहों को गिरफ्तार करने का ये मतलब नहीं कि पूरे सूबे में जराइम पर काबू पा लिया गया है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv।
इसके अलावा आप यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।